हेलो दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिषेक शर्मा आपको वर्कशॉप साइंसेज बेसिकली आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस डिफाइन है उसके अंदर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का एक सब्जेक्ट दिया गया है। बेसिक साइंस से यहाँ पे तात्पर्य जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक साइंस है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, उसके अंदर आपको पढ़ना है जो आईटीआई में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंसेज और इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। तो उस सब्जेक्ट को अपन यहाँ पे डील करेंगे। हम सभी जानते हैं रेलवे के अंदर खास करके एएलपी के जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन है इसके अंदर ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का जो टॉपिक दिया हुआ है हमको, ये 50 नंबर का आने वाला है। और इसके अलावा 25 नंबर की मैथ आएगी और 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग को सीबीटी 1 में भी पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको केवल और केवल रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज इसकी क्लास 1 है बेसिक साइंसेस की, तो चलें करते हैं शुरू। अच्छा, बेसिक साइंस के अंदर जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है चाल और वेग। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि चाल और वेग की जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो हम सब ने कहीं ना कहीं बेसिक जनरल साइंस जो हमारा सीबीटी 1 में आया था उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट आया था उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है, यहाँ पर उसको हमको बहुत ज़्यादा डीप के अंदर पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स को करना है। तो आगे हमारे साथ चलते चलते धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो आज जो हमारा इसका पहला पार्ट है इसके अंदर हम थ्योरी पोर्शन ज़्यादा लेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम है। लेकिन धीरे धीरे आगे आते आते हम न्यूमेरिकल्स को भी बढ़ाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके साथ। चले आगे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आज हमने लिया है चाल और वेग। अच्छा, चाल और वेग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विराम अवस्था और गति क्या होती है। विराम अवस्था क्या होती है? रेस्ट। विराम अवस्था का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ बदल नहीं रही है। और गति, गति यानी कि मोशन। गति का मतलब क्या है? गति का मतलब ये है कि जो भी वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति है उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ क्या हो रही है? बदल रही है। डेफिनेशन को अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? विराम या रेस्ट की डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या है? यदि कोई वस्तु एक स्थान पर उसके चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती है या उसकी स्थिति बदलती नहीं है, स्थिति क्या हो रही है? बदल नहीं रही है, तो इस अवस्था को वस्तु की क्या बोलते हैं हम? विराम अवस्था बोलते हैं। मतलब ये है कि मान के चलो ये एक घर है, एक झोपड़ी है यहाँ पे, और ये आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही है, परसों भी ऐसे ही है। तो क्या इसकी जो स्थिति है वो बदल रही है? क्या इसकी स्थिति नहीं बदल रही, तो ये कैसी हो गई? ये एक तरीके से विराम अवस्था में हो गई, रुकी हुई हो गई। और दूसरा क्या है हमारे पास? गति। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति की अवस्था कहते हैं। मतलब इसमें यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि। अब मान के चलो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। मान के चलो ये मैं खड़ा हुआ हूं। अब मैं हमेशा तो यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं रहूंगा, कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो मैं यहाँ पे खड़ा था, और कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो मैं यहाँ पे खड़ा था। तो मेरी जो स्थिति है, जो प्रारंभिक स्थिति थी, वो समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। पहले मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं यहाँ आया, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम? गति की अवस्था। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमारे पास? नदी में चलती हुई नाव। ये मान के चलो कोई नदी है और इसके अंदर नाव है। अब ये जो नाव है ये यहीं पर एक ही जगह पानी में स्थिर थोड़ी रहेगी, ये आगे भी बढ़ेगी, पीछे भी बढ़ेगी, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि क्या कर रही है नाव? हमारे पास गति कर रही है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? वायु में उड़ता हुआ वायुयान। मान के चलो ये पेन है मेरा, ये वायुयान है। अगर मैं ये इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और अभी तो मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा है, अगर मैं इसको हाथ से नहीं पकड़ूंगा तो ये क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है ये। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास विराम और गति। आगे चलते हैं हम। रेस्ट और मोशन का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है हमने। रेस्ट में जैसे कि ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये विराम अवस्था में है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे क्या दे रखा है? ये मोशन में दिखा रखा है। ये एक छोटा सा बच्चा है, आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे एक क्या है? एक छोटा सा बच्चा है, ये यहाँ से चल के यहाँ पर जा रहा है। क्या कर रहा है? ये गति। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ क्या परिवर्तित कर रहा है? अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है। अच्छा,
अपन ने पढ़ा था विराम अवस्था और गति के बारे में। विराम और जो गति की जो अवस्थाएं होती है ना, ये सापेक्ष सिद्धांत होते हैं। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, मैं मेरे सापेक्ष देखूंगा कि कौन सी चीज गति कर रही है और कौन सी चीज स्थिर है। ट्रेन में मान के चलो आप बैठे हो, आपके सामने एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हो, स्थिर हो, गति नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जब ट्रेन से बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो पेड़ पौधे या फिर बाहर की जो भी चीजें हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि गति करती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में गति आप कर रहे हो, वो गति नहीं कर रही है। तो ये दोनों क्या है, सापेक्ष सिद्धांत है। कोई चीज अगर गति कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए गति कर रही हो हो सकता है दूसरे के लिए विराम अवस्था में हो। अब मैं यहाँ पे पृथ्वी पे खड़ा हूँ, अगर आप मेरे को मेरे सामने से देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं विराम अवस्था में खड़ा हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेरे को चांद से देखेगा तो भाई पृथ्वी भी तो गति कर रही है, तो पृथ्वी के साथ साथ मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ ना। तो अगर कोई चांद से देखेगा यानी कि उसने अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जो वो बदल गया। अगर वो मेरे को चांद से देख रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति अगर मेरे को देख रहा है तो उसके लिए मैं क्या हूँ, विराम अवस्था में हूँ। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर गति कर रही है तो वो सभी के लिए गति कर रही हो, और कोई चीज़ अगर विराम अवस्था में है तो वो सभी के लिए विराम अवस्था में हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है। ग्राफ आपको समझाने के लिए कि विराम अवस्था और गति के बारे में क्या होता है उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है। दो ग्राफ लिए हैं बेसिकली। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपको दिख रहा होगा ग्राफ, यहाँ पे एक लाइन है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है बेसिकली स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींच रखा है, स्थिति और समय के बीच में। अच्छा, सपोज करो यहाँ पर अपन ने एक टाइम ले लिया t1, यहां पर मैंने थोड़ी देर बाद में टाइम ले लिया t2। t1 समय पर भी मेरी स्थिति यही थी, t2 समय पर भी मेरी स्थिति यही थी। मतलब समय तो बढ़ रहा है, समय तो बदल रहा है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। मतलब, और मैंने क्या बताया था आपको कि समय के सापेक्ष अगर स्थिति नहीं बदल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, विराम की अवस्था। अर्थात ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये विराम अवस्था का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, विराम अवस्था का ग्राफ है। दूसरी ओर अगर अपन दूसरे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे है, और ये भी स्थिति समय ग्राफ ही है। टाइम t1 था, यहां पर टाइम t2 था। t1 और t2 को आप ऐसे समझ लो कि t1 का मतलब मैं अभी कोई वस्तु को देख रहा हूं, और t2 का मतलब मान के चलो मैं आधे घंटे बाद उसी वस्तु को देख रहा हूं। तो मैंने अभी किसी वस्तु को देखा तो उसकी स्थिति मेरे को यहां पर मिली। मैंने t2 टाइम पे मतलब कुछ समय बाद में उस वस्तु को देखा तो उसकी स्थिति मेरे को कहां पर मिली, यहां पर मिली। मतलब समय के सापेक्ष स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और जब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं, गति की अवस्था। मतलब हो सकता है कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये सीधी सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी का हो। भाई गाड़ी गति कर रही है आगे की साइड, और मैं मान के चल रहा हूं कि वो नियत गति कर रही है। नियत गति से मतलब कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। मतलब यह है कि मैं आधे घंटे में, मतलब जो मेरी गाड़ी है वो आधे घंटे के अंदर अंदर 1 किलोमीटर जा रही है, अगले आधे घंटे में भी 1 किलोमीटर जा रही है, अगले आधे घंटे में भी 1 किलोमीटर जा रही है। तो उस तरीके की स्थिति का ये कुछ ग्राफ है। जबकि ये ग्राफ किसका है, विराम अवस्था का। ये मान लो यहाँ पर झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी का मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो उसकी स्थिति आज भी यही थी, कल भी यही है, परसों भी यही है, सालों साल बाद तक यही रहेगी। तो ये कैसी हो गई, विराम अवस्था। और ये कैसी हो गई हमारे पास, गति की अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गति मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब गति के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की गति हो सकती है। भाई गति तो मैंने आपको बता दिया, गति तो क्या होता है कि समय के सापेक्ष अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। लेकिन गति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उसको यहाँ पर हमने दो भागों में बांटा है। कैसे भाई, एक तो है हमारी एक समान गति और दूसरी है हमारी असमान गति। एक समान गति क्या होता है, एक समान गति अभी मैंने आपको कार का एग्जाम्पल बताया था कि पहले आधे घंटे में, मान के चलो ये मैं पहले आधे घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा हूँ, अगले आधे घंटे में भी 2 किलोमीटर चल रहा हूँ, अगले आधे घंटे में भी 2 किलोमीटर चल रहा हूँ। मतलब कि जो समान समय अंतराल में मैं समान दूरियां तय कर रहा हूँ। तो उस तरीके की गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। और असमान गति किसको बोलते हैं, यदि वस्तु प्रत्येक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे।
मतलब इसको चलो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। यहाँ पे मान के चलो ये एक रास्ता था और इसके ऊपर एक कार जा रही थी। कार का जो ड्राइवर था ना, वो 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था लगातार। ना तो वो रेस दे रहा था ना कुछ कर रहा था, लगातार 100 किलोमीटर की रफ्तार से चले ही जा रहा था वो, मतलब रेस को कम ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो एक घंटे में वो कितना चलेगा? 100 किलोमीटर पहले घंटे में। दूसरे घंटे में वो कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। अगले तीसरे घंटे में वो कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। यहाँ पर समान समय अंतराल है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। और यहाँ पर दूरियां क्या है? दूरियां भी समान है, 1 घंटा 1 घंटा 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। मतलब वो हर घंटे 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यदि वस्तु प्रत्येक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति को एक समान गति बोलते हैं। और दूसरी ओर असमान गति, यही एग्जाम्पल ले लो। मान के चलो रोड जो था वो खराब था। अब रोड खराब था तो कभी वो ब्रेक भी लगाएगा, कभी वो अगर रोड सही आएगा तो वो तेज भी चलेगा। तो मान के चल रहे हैं कि उसने पहले घंटे में 60 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में वो 50 किलोमीटर ही चल पाया, और तीसरे घंटे में वो 100 किलोमीटर चल गया। समय अंतराल तो अब भी समान है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन जो उसके द्वारा तय की गई दूरियां हैं, भाई यहाँ पर तो 60 किलोमीटर थी, यहाँ पर 50 किलोमीटर ही रह गई, यहाँ पर 100 किलोमीटर हो गई। मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करी है उसने। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? असमान गति। और एक समान में समान समय अंतराल में समान दूरी। इसको ग्राफ पे समझेंगे हम। देखो कैसे, ये मेरे पास पहला ग्राफ है। पहले ग्राफ में ये जो है मेरे पास ये लाइन है, मैंने एक समय अंतराल ले लिया, एक सेकेंड, मैंने एक समय अंतराल ले लिया ये वाला, और मैंने एक समय अंतराल ले लिया ये वाला। ये मैं मान के चल रहा हूं लगभग लगभग, मान लो मैंने अपनी मर्जी से माना है इसको कि ये T1 समय अंतराल है या 1 घंटा है। ये मान रहा हूं मैं T2 समय अंतराल है और वो भी 1 घंटा है। स्थिति में परिवर्तन देखेंगे, स्थिति के अक्ष में पहले जो स्थिति में परिवर्तन हुआ वो इतना हुआ, मतलब वो इतना चला। दूसरे समय अंतराल में अगर हमने स्थिति में परिवर्तन देखा तो वो कितना हुआ? वो इतना हुआ। मतलब स्थिति में परिवर्तन दोनों टाइम बराबर हो रहा है। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है, वो समान स्थिति में परिवर्तित हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक समान गति। और एक समान गति का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन आता है बिल्कुल। असमान गति में देखते हैं, ये मैंने पहला ले लिया समय अंतराल, ये मैंने दूसरा समय अंतराल ले लिया, ये भी 1 घंटा ये भी 1 घंटा मान लिया, मैंने मेरी मर्जी से माना है 1 घंटा। पहली बार मैंने देखा तो स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा था वो इतना हो रहा था। दूसरी बार अगर मैं देख रहा हूँ दूसरे समय अंतराल में तो स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। मतलब ये है कि पहले घंटे तो मैं इतना चल गया, लेकिन अगले घंटे में मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं चल ही नहीं रहा हूँ। तो मतलब समान समय अंतराल में असमान स्थितियों में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। गति के दो क्लासिफिकेशन आ गए हमारे पास, कौन सा? एक समान गति और असमान गति। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब बात आती है दूरी की। दूरी की बात करते हैं हम। पेन में दूसरा चेंज कर लेता हूं। दूरी या डिस्टेंस किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब क्या है सर? लाइन समझ में नहीं आ रही, मैं बताता हूं। मान के चलो ये ए पॉइंट है, मैं यहां पर खड़ा था, थोड़ी देर बाद मैं चला और मैं यहां तक पहुंच गया बी पॉइंट तक। थोड़ी देर बाद मैं चला और यहाँ तक पहुँच गया सी पॉइंट तक। थोड़ी देर बाद मैं चला, मैं यहाँ तक पहुँच गया डी पॉइंट तक। थोड़ी देर बाद मैं चला, मैं यहाँ तक पहुँच गया ई पॉइंट तक। ये 1 किलोमीटर थी, ये 2 किलोमीटर थी, ये 3 किलोमीटर थी, ये 4 किलोमीटर थी। अब वो देखो लाइन को पढ़ो। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा, यहाँ पर गतिमान वस्तु कौन है? मैं गतिमान वस्तु हूँ। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, यहाँ पर कुल आएगा, मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कैसे सर? समझ में नहीं आया? सुनो, यहां पे था मैं, गतिमान वस्तु मैं हूं, मैं पहले चला था, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, पहले मैं कितना चला? 1 किलोमीटर।
उसके बाद मैं कितना चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद मैं कितना चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद मैं कितना चला, 4 किलोमीटर। इनको सबको जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब मैं कुल कितना चला, 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, मेरे द्वारा तय की गई दूरी। मेरे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर। मतलब आप जहां जहां पर भी चल रहे हो, अगर उसकी लंबाइयों को जोड़ते हुए चले जाओ तो क्या बोलते हैं उसको, दूरी बोलते हैं। यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, यह एक अदिश राशि है। इसका मान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। मतलब ये होता है कि दूरी, अगर मैं कहीं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं तो वो धनात्मक ही तो होगा। क्या मैं ऋणात्मक दूरी तय कर सकता हूं क्या? भाई ये जोड़ है, सीधा सीधा जोड़ना है। मैं यहां से यहां तक अगर मैंने एक कदम भी चलाया तो वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, मैं कुछ तो चलाऊं ना। तो इसीलिए ये हमेशा धनात्मक होता है, ये समझ में आ गया। यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है। मतलब कि यह है कि इसमें दिशा की जानकारी होना जरूरी नहीं है। मतलब मैं अगर 1 किलोमीटर चल रहा हूं तो मैं किधर भी जा सकता हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी है, मैं यहां खड़ा था, अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी है, ये मान लो 1 किलोमीटर। अब मैं ये 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब मुझे दिशा बतानी जरूरी नहीं है कि मैंने किस दिशा में दूरी तय करी है। और जिसके साथ दिशा हम नहीं बताते उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। ये तीनों चीज समझ में आ गई। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, और ये एक अदिश राशि होती है। यह वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। कैसे, 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ। वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। मान के चलो ये था मेरा घर और ये था मेरा ऑफिस। मेरे घर से और ऑफिस जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। किसी दिन मेरा मन गया, मैं सीधा सीधा चला गया, मैं लेट हो रहा था, जल्दी जाने के लिए मैं शॉर्टकट लिया और मैं सीधा सीधा चला गया। किसी दिन मेरा मन करा, मैं घूमता फिरता यहाँ तक पहुँच गया। किसी दिन मेरा मन करा, मैं इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, और तब जाके यहाँ तक पहुँचा। निकला मैं घर से हूँ, पहुँचा मैं ऑफिस ही हूँ, मार्ग मैंने अलग अलग लिए हैं। अच्छा, अगर मैं इस मार्ग से गया तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी मान के चलो कुछ भी 20 किलोमीटर होगी। अगर मैं इससे घूम के जा रहा हूँ तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी मैं मान रहा हूँ 40 किलोमीटर है। अगर मैं और इतना घूम के जा रहा हूँ तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी मैं मान रहा हूँ 70 किलोमीटर है। अच्छा, अब गौर से देखना, जैसे जैसे रास्ते बदल रहे हैं वैसे वैसे दूरियों के मान भी बदल रहे हैं। मेरी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हर बार सेम ही है, घर और ऑफिस, लेकिन दूरियों के मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मतलब दूरियों के जो मान है ना, यह वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। मतलब कि मैं कौन से मार्ग से जा रहा हूं उस पर दूरी तय करती, उस पर दूरी निर्भर करती है। जैसे एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय गया तथा 2 किलोमीटर विद्यालय से घर आया। भाई बच्चे थे हम स्कूल जाते थे, हम सुबह सुबह उठे तो हमारा घर मान लो 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर घर से कहाँ गया, स्कूल चला गया, पढ़ा, पढ़ने के बाद में वापस स्कूल से 2 किलोमीटर कहाँ गया, घर पे आ गया। तो उसने कितनी दूरी तय करी, 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, कितनी, 4 किलोमीटर। यही यहाँ पे बताया है कि दूरी कितनी तय करी है, 4 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में, अच्छा वहां पे दिशा की बात नहीं हो रही थी, लेकिन विस्थापन जैसे ही आ गया वहां पे दिशा आ गया। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पे था और ये मेरी स्कूल थी या ये मेरा ऑफिस था, मैं यहाँ से गया, मैं एक दिन तो ऐसे सीधा 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 चला गया, एक दिन मैं ऐसे 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 घूमता फिरता चला गया। ठीक है, जब मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, ये मेरी क्या है, प्रारंभिक अवस्था, ये मेरी क्या है, अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो सीधी रेखा में दूरी होती है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या इससे कम दूरी हो सकती है, क्या इससे छोटे रास्ते से मैं जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल सीधे के अलावा। अगर मैं थोड़ा सा भी घूमूंगा तो मेरी दूरी की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है
किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यह परिमाण एवं दिशा दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूरी में हमने क्या पढ़ा था? केवल क्या चाहिए? परिमाण। लेकिन यहां पर हमको परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? दिशा। अब परिमाण के साथ जब दिशा आ गई तो ये कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। मतलब दूरी का मान तो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे सर, समझाओ। मान के चलो मैं यहां खड़ा था और मैं यहां से यहां तक गया, तो ये जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो दूरी है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो इसके बीच की मान लो 20 किलोमीटर थी। मैं गया, केवल यहाँ तक गया हूँ। ये मेरी प्रारंभिक अवस्था, ये मेरी अंतिम अवस्था। यहाँ से यहाँ गया हूँ मैं, तो मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया यहाँ पे? 20 किलोमीटर। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धनात्मक हो सकता है। अच्छा, अब ऋणात्मक कैसे हो सकता है और शून्य कैसे हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। ऋणात्मक और शून्य को देखने के लिए हम क्या करते हैं? मैं यहाँ पर था, मैं यहाँ से बी पॉइंट पर गया, ये मेरी प्रारंभिक अवस्था, ये मेरी अंतिम अवस्था। मैं यहाँ से गया ए से बी पॉइंट पे और वापस इसी रास्ते से चलता हुआ मैं वापस इसी पे आ गया। अब क्या हुआ है, आप गौर से देखो, मेरी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। अच्छा, जब मेरी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, मतलब मैं पहले यहाँ खड़ा था, अब मैं घूम घाम के आके वापस यहीं पे खड़ा हो गया, तो मेरी जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं हैं, क्या उनके बीच में थोड़ी सी भी दूरी होगी? क्या नहीं होगी। मतलब क्या होगा? शून्य। मतलब अब मेरे द्वारा तय की गई दूरी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य, 0 हो जाएगा। अब सर ऋणात्मक कैसे हो सकता है, वो भी देखते हैं। मान के चलो कि मैं यहां पर खड़ा हुआ था, मैं यहां पर खड़ा हुआ था ए पॉइंट पर। ए से मैं पहले गया बी पॉइंट पर, बी से मैं वापस इसी रास्ते से ए पर आया और ए से मैं इधर की तरफ चला गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी पॉइंट। ठीक है, यहां से गया जब, तो मेरा विस्थापन यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे रुक जाता तो मेरा विस्थापन क्या हो जाता? पॉजिटिव। अगर मैं इससे आके वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता तो मेरा विस्थापन क्या हो गया था? शून्य। लेकिन अब मैं उसके दूसरी दिशा में, भाई क्योंकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अब मैं अगर दूसरी दिशा में आ गया तो मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या बोलूंगा मैं? ऋणात्मक हो गया। यहां पर ये जो नेगेटिव है ये केवल और केवल दिशा को बता रहा है। अगर पॉजिटिव लेता तो मतलब मैं इस डायरेक्शन में गया था, नेगेटिव ले रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में गया हूं। ये केवल और केवल दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, विस्थापन भी हो गया। आगे पढ़ते हैं हम, क्या क्या लिख रखा है। परिमाण व दिशा दोनों को व्यक्त करती है, मतलब ये सदिश राशि हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकती है। यह वस्तुओं द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान देना मेरी बात पे। दूरी में मैंने क्या बताया था कि वो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर क्या करती है? निर्भर करती है। लेकिन ये वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पे निर्भर नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, चलो समझते हैं इसको। मान के चलिए कि मैं पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, मतलब प्रारंभिक अवस्था है। ये मेरी फाइनल स्टेट है, मतलब अंतिम अवस्था है। विस्थापन इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा? यही तो हो सकता है भाई, इनके बीच की कम से कम दूरी यही तो हो सकती है। मतलब विस्थापन का कितना मान संभव है? केवल और केवल एक मान संभव है। विस्थापन इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहीं से भी जा रहा हूँ, घूमता फिरता कहीं से भी कैसे भी जा रहा हूँ, अब भी इस मार्ग के लिए मेरा विस्थापन क्या होगा? इन दो पॉइंट के लिए यही होगा। लेकिन दूरी क्या है? दूरी अलग हो गई है। दूरी पहले अलग थी और अब अलग हो गई है। अब मैं ऐसे घूमता 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 कहीं से जा रहा हूँ, विस्थापन तो अब भी मैं कैसे निकालूंगा? अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है। तो विस्थापन का क्या मान? एक मान संभव है। यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो दूरी होती है वो मार्ग पर निर्भर करती है और उसके एक से ज्यादा मान संभव हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छात्र, अभी ये अपन ने पहले एग्जाम्पल देखा था, एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय गया था और 2 किलोमीटर विद्यालय से वापस वो घर पर आ गया। जब वो घर से स्कूल गया उसके द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर। वापस आया
तो उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी 2 + 2 4 किलोमीटर। लेकिन अब वो घर यहाँ से अपने स्कूल गया और स्कूल से लौट के वापस अपने घर को आ गया, मतलब उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या हो गई, समान हो गई। उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर है क्या, नहीं है, इसलिए उसका विस्थापन क्या होएगा, 0। लेकिन दूरी क्या है, 4। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने कुछ, देखते हैं। ये मान के चलो मेरे पास ए पॉइंट था, ये मेरे पास बी पॉइंट था, और ये मेरे पास सी पॉइंट था। मैं ए पॉइंट पे स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था, मैं 3 मीटर तक बी पॉइंट पर गया, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया। उसके बाद में मैंने क्या करा, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ऐसे गया। तो अब मेरे द्वारा तय की गई कुल दूरी, डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी होगी, मैंने क्या बताया था, मार्ग की लंबाइयों का कुल योग 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 3 और 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। ये तो क्या हो गई, मेरे द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन विस्थापन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, विस्थापन के बारे में मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी लाइन होगी, सरल रेखा होगी, ये हमारी मान ली हमने न्यूनतम दूरी। अच्छा, अब देखो ये त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास लंब मान लो, ये हमारे पास आधार मान लो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पे हमको निकालना है, लंब का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 4 चौक 16। आधार, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आता है 25। 25 बराबर क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर। जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। कर्ण कितना आ गया हमारे पास 5, मतलब हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना आ गया हमारे पास, विस्थापन आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, मैं ए से बी पर गया हूं। जब मैं ए से बी पर जा रहा हूं तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर। अच्छा, विस्थापन निकालना चाहूं मैं, यहाँ पर विस्थापन कितना तय किया मैंने, ये मेरी प्रारंभिक अवस्था, ये मेरी अंतिम अवस्था, दोनों के बीच की सरल रेखीय जो दूरी, स्ट्रेट लाइन जो दूरी है, वो भी 20 मीटर ही है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दूरी और विस्थापन बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या थी, दूरी ज़्यादा थी, विस्थापन कम था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूरी का जो परिमाण होता है, ये डंडे है ना, ये परिमाण को दर्शाते हैं, ये हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा विस्थापन से। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि विस्थापन जो है वो ज़्यादा हो जाए और दूरी जो है कम हो जाए। क्यों, क्योंकि विस्थापन तो अपने आप में मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे कुछ अंतर दे रखे हैं दूरी और विस्थापन के मध्य। दूरी क्या होता है, वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, मतलब जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जो वास्तविक पथ उसके द्वारा तय किया जा रहा है, उसकी माप को क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। क्या होता है, न्यूनतम दूरी। अगली क्या है, यह एक अदिश राशि है। विस्थापन में मैंने बताया था आपको दिशा भी आती है, तो ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। यह हमेशा धनात्मक होगी और कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं गतिमान हूँ, मैं यहाँ से आगे आया हूँ, तो कुछ ना कुछ तो दूरी मैंने तय करी ही है, चाहे वो सेंटीमीटर में करी हो, चाहे उससे भी कम में करी हो, लेकिन मेरे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो शून्य तो नहीं होगी अगर मैं गतिशील हूँ तो। और अगर मैं विराम अवस्था में हूँ, गति हो ही नहीं रही, तो दूरी क्या होगी, तब दूरी शून्य है, हमेशा धनात्मक होगी। मैं कुछ ना कुछ चल रहा हूँ, अगर मैं गतिशील हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह इकाई धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये नेगेटिव केवल डायरेक्शन को दर्शाने के लिए लेते हैं अपन। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। ये वही वाली लाइन है जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी। दूरी जो होती है
या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होती है। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होता है या फिर कम होता है। मतलब विस्थापन और दूरी या तो बराबर होंगे या अगर अलग अलग है तो दूरी हमेशा बड़ी होगी, विस्थापन हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अदिश और सदिश की मैंने बात करी थी पीछे थोड़ी सी। अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में समझते हैं। भौतिकी के अंदर जितनी भी राशियां हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होती हैं सदिश राशियां, एक होती हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मैं गया और जाकर मैंने बोला कि भाई मेरे को 5 किलो चीनी दे दो। मैंने खाली क्या मांगी है? चीनी मांगी है, और उसके साथ बताया केवल 5 किलो। क्या मैंने डायरेक्शन बताई है क्या? अगर मैं यहाँ पे दिशा बताऊंगा कि मेरे को 5 किलो पूर्व दिशा में चीनी दे दो, तो ये अर्थ का अनर्थ सा लगता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? केवल और केवल। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब दिशा नहीं होती। क्या द्रव्यमान के साथ दिशा बताई जाएगी? क्या नहीं बताई जाएगी? उनकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे क्या क्या होती है? दूरी, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था, दूरी के साथ दिशा नहीं बताते। समय, समय क्या होता है? समय मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 बजे। क्या कोई ये कभी किसी से ये सुना है 6 बजे पूर्व दिशा में? तो दिशा हम बता रहे हैं क्या वहां पे? नहीं बता रहे। चाल, आयतन, आयतन क्या होता है कि मान के चलो ये मेरे पास एक डब्बा है और ये इस डब्बे के अंदर कितना सामान भर सकता हूं मैं जब तक ये फुल होगा, तो ये क्या होता है? उसका आयतन होता है। तो इसमें भी क्या दिशा बताई जाती है? नहीं। दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, ताप इत्यादि राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है। सदिश राशियां क्या होती हैं? कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता होती है। अगर आप दिशा नहीं बताओगे तो वो आपको अधूरी जानकारी लगेगी। कैसे समझते हैं, देखते हैं। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग इत्यादि ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन, मैंने आपको पीछे बताया था कि विस्थापन में दिशा होती ही होती है, जब भी तो ये धनात्मक ऋणात्मक हो रहा था। विस्थापन, अगर विस्थापन की दिशा क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। ये मेरा प्रारंभिक पॉइंट था, ये मेरा अंतिम पॉइंट है, तो मेरी विस्थापन की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। लेकिन क्या दूरी की मैंने दिशा बताई थी? क्या नहीं बताई थी। तो सदिश राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। अदिश राशियां केवल और केवल परिमाण चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये अदिश और सदिशों में कुछ अंतर दे रखे हैं, देखते हैं इनको। अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण होता है, सही बात है। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। कैसे? मैंने अभी आपको पीछे दूरी पढ़ाई थी, मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो हमने क्या करा? सीधा सीधा जोड़ते हुए चले गए मुझको। मतलब गणित के जो साधारण नियम है, जोड़ने के घटाने के जो साधारण नियम है, उन्हीं को अपन फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर अदिश राशियों को जोड़ा जाता है। लेकिन सदिश राशियों को ऐसे नहीं जोड़ा जाता। सदिश राशियों को जब हम अदिश सदिश का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल लो, त्रिभुज नियम, उसके आधार पर जोड़ते हैं इनको, सदिश को और अदिश राशियों को। अदिश राशियों को साधारण अक्षरों से, जैसे कार्य को W द्वारा, मतलब हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं? सिंबल यूज में लेते हैं। जैसे मैं कार्य लिखना चाह रहा हूं तो मैं कार्य को क्या लिख सकता हूं? खाली W लिख सकता हूं। ये अदिश राशि है, इसलिए इसको खाली ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम खाली ऐसे लिख देंगे। लेकिन जो हमारे पास सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर, जैसे बल है, अगर मेरे को बल लिखना है और इसको मेरे को इसके चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, चूंकि ये सदिश राशि है तो मैं इसके ऊपर एक ऐसा तीर बना दूंगा। अब मैं समझ जाऊंगा कि भाई अगर मेरे सामने ये भी ना लिखा हो और ये भी ना लिखा हो तो मैं बता दूंगा कि ये राशि जो है ये सदिश है और ये अदिश है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तीर का निशान लग रहा है, इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लग रहा है। सदिश राशियों को लिखने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे? हम एक तीर का निशान लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाल क्या होती है? चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु की चाल उसकी दिशा प्रदर्शित नहीं करती है। मतलब यह है कि भाई जो चाल होती है ना, चाल को अपन कैसे लिखते हैं? वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटा समय। मतलब दूरी बटे समय को हम क्या बोलते हैं? चाल। क्या इसमें कहीं पर दिशा, दूरी, क्या दूरी के लिए हम दिशा बताते हैं क्या? नहीं बताते। समय के लिए हम दिशा बताते हैं क्या? नहीं बताते। तो चाल के लिए भी हम क्या दिशा बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक सुई लगी हुई होती है, वो हमको क्या बताती है? चाल बताती है। क्या उसमें दिशा दी हुई होती है क्या? नहीं, वो यही बताती है कि भाई अभी जो हमारी गाड़ी है वो 50 kmph, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।
अब 60 की रफ्तार से चल रही है, उसमें क्या दिशा होती है? क्या नहीं होती। वो क्या बता रही है? चाल। उस यंत्र को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। जैसे एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस स्थिति में उसकी दिशा नहीं बताई गई है, यहाँ पे खाली ये बताया गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। चाल बराबर क्या बताया मैंने आपको? दूरी बटा समय। तय की गई दूरी की दर, दर कैसे निकालते हैं? दर का मतलब ये होता है प्रति समय, प्रति समय। तय की गई दूरी प्रति समय, ये क्या हो गया? चाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेग, वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी की दर को वेग कहते हैं। अभी हमने जो चाल पढ़ा था उसमें क्या था? निश्चित दिशा नहीं थी। यहां पर क्या आ गया? निश्चित दिशा। मतलब ये कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। जबकि जो हमने चाल पढ़ी थी पीछे, वो कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। जैसे कोई कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसका वेग 70 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर होगा। ये हमने क्या बताया? परिमाण। ये हमने क्या बताया? दिशा। परिमाण और दिशा वाली कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां। मतलब चाल तो हमारे पास अदिश है, लेकिन जो वेग है वो हमारे पास कैसा है? सदिश राशि है। वेग का सूत्र क्या होगा? वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। पीछे जो हमने चाल पढ़ा था उसमें निश्चित दिशा नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय। इसको क्या बोलेंगे हम? वेग बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मात्रक मैं आपको बता दूं, तो मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या होता है हमारे पास? दूरी का मात्रक होता है हमारे पास मीटर, ऐसा ही जो मात्रक होता है। और समय का मात्रक क्या होता है हमारे पास? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या आएगा हमारे पास? मीटर पर सेकंड। पीछे अगर हम चाल की बात करें तो चाल में भी क्या थी? दूरी थी, और नीचे समय ही था, तो चाल का मात्रक भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। बस अंतर इतना है कि वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। जो गाड़ियों में जो हम देखते हैं ना, वो हमको चाल बताता है, वेग नहीं बताता है वो। आगे बढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जबकि वेग बढ़ रहा हो, यह एक सदिश राशि है, इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने क्या बताया था? सदिश राशियों को कैसे दिखाते हैं? ऊपर तीर लगाकर। यदि वेग बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहेंगे, और यदि वेग घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। मतलब ये गाड़ी थी, ए पॉइंट पर थी, इसने 0 पे खड़ी थी, मतलब इसका वेग 0 था। अब इसने धीरे 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 चलना शुरू करा। यहाँ पर जब ये पहुंची तो इसकी जो स्पीड यानी कि इसकी जो वेग था वो पहुंच गया मान लो 50 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे रोड और खाली था, ये और आगे गया, इसने गाड़ी भगाई। यहाँ पर उसकी जो स्पीड पहुंच गई, कितनी पहुंच गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जब वेग बढ़ रहा है तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है वेग में। पहले 0 था, धीरे 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 वेग बढ़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। और जब देखो, खुद सोचो तुम, जब वेग बढ़ रहा है, किसी चीज का वेग बढ़ रहा है, तो उसकी जो चाल है वो भी बढ़ रही है। मतलब वो पहले धीरे चल रही थी या रुकी हुई थी, और अब वो तेजी से धीरे 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 तेज होती चली जा रही है। दूसरी ओर, अगर ये जो हमारे पास ए पॉइंट था, ये मान लो इस पॉइंट पर गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही थी, या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। अब आगे उसका घर आने वाला था और यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था। यहाँ पर उसने अपनी जो चाल को 100 से घटा के 50 कर दिया, और यहाँ पर उसका घर ही था, तो यहाँ पर उसने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, रोक दी। तो वेग क्या कर दिया? 0 कर दिया। वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग बढ़े चाहे वेग घटे, वेग के अंदर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और इसी परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब या तो वेग बढ़ना चाहिए या वेग घटना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम। त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा समय। अच्छा, वेग में परिवर्तन मैं मान रहा हूं कि मेरा जो इनिशियल वेग था, प्रारंभिक जो वेग था मेरा, वो u था। अंतिम जो वेग है मेरा वो v है, समय t है, त्वरण a है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? त्वरण a सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग। जब भी हम अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? लास्ट वाले में से पहला वाला घटाएंगे, मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या था हमारे पास? v।
माइनस प्रारंभिक वेग क्या है हमारे पास, u बटे t। ये क्या आ गया हमारे पास, त्वरण आ गया। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, t का मतलब समय, a का मतलब त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को, अब इसकी यूनिट निकालना चाहे, हम इसका मात्रक निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। वेग का मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या है हमारे पास, सेकंड। तो ये सेकंड भी नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, त्वरण का मात्रक आ गया। आगे बढ़ते हैं। त्वरण में और मंदन में क्या अंतर होता है। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं जब वेग बढ़ रहा हो, मतलब गाड़ी जीरो से चलनी शुरू हुई थी और धीरे 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 क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। मंदन क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं जब वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रारंभिक वेग का मान कम होता है और इसमें प्रारंभिक वेग का मान ज्यादा होता है। कैसे, जब त्वरण हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो पहले वेग कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो ये जो प्रारंभिक वेग है इसका मान तो कम है और अंतिम वेग का मान क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब घट रहा है तो प्रारंभिक वेग का मान तो कम था, बड़ा सॉरी ज्यादा था, और अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, अपना वेग घटा रहा है, तो अंतिम वेग का मान जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। उल्टा हो रहा है एक दूसरे के, ये धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और ये ऋणात्मक होता है। भाई कैसे, ये ऐसे कि अगर अंतिम का मान ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको घटाओगे, घटाओगे अभी भी इसी में से इसको, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, लेकिन ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अतः पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये अपने आप क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्या इसको कोई धक्का दे रहा है, क्या नहीं, मतलब ये जो जमीन है ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा बल लग रहा है कि ये जमीन की तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। क्यों, ये ऊपर, अगर ये ऊपर फेंकना है मेरे को तो इसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ दूरी तक जाएगा और वापस जमीन की तरफ खिंचता हुआ चला जाएगा। मतलब कि कोई ना कोई तो ऐसा बल है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। उस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उसके अंदर जो त्वरण आता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। गुरुत्वीय त्वरण का इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, एम के एस। एम के एस प्रणाली में मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, उस प्रणाली में इसका मान क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो जनरली इसको हम 10 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 10 के बहुत आसपास है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ये यूनिट गलत लिखी हुई है ये वाली। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब दूरी को हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, मास को यानी द्रव्यमान को हम किस में लेंगे, ग्राम में, और समय को अभी भी हम किस में लेंगे, सेकंड में। तो उसमें इसका जो मान आता है 9.81, तो यहाँ पे किस में था, एम के एस में, और यहाँ पे कितना आ रहा है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर फुट पाउंड और ये सेकंड, ये एफपीएस सिस्टम में अगर इसका मान देखें तो आता है 32 फीट पर सेकंड। आप लोगों को जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्या याद रखना है यहाँ पर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी माइनस होता है, वस्तु नीचे आ रही है, जी कैसा है, पॉजिटिव। मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब मैं जी के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जी तो इसको नीचे लाना चाह रहा है, लेकिन मैं इस पे बल लगाकर इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ। तो मतलब मैं जी के विरुद्ध काम कर रहा हूँ, मतलब माइनस जी होगा यहाँ पे इस कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक वस्तु का वेग ज्ञात करो यदि वह 21 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करता है। वेग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, वेग क्या होता है,
दूरी या विस्थापन बटा समय। दूरी ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ दी हुई है हमको, दूरी ले लेते हैं। दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है हमको यहाँ पर पे 168 मीटर, यूनिट का ध्यान रखते हुए चलना है हमको, बटे समय कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 21 सेकेंड। 21 से ये 8 बार कट जाएगा, तो यहाँ वेग कितना आएगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण 2, यदि एक कार दो शहरों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी को 2.5 घंटे में तय कर रही है, तो कार का औसत वेग निकालना है अपन को। यहाँ पे ये शहर ए था, ये शहर बी था, कार यहाँ से गई यहाँ तक, टाइम कितना लिया उसने 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 आवर, या इसको अगर अपन ऐसे लिखें 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। दूरी कितनी थी 150 किलोमीटर। अच्छा, पिछले जो सवाल था उसमें हमको किस में दे रखा था, मीटर में और सेकंड में। मीटर के साथ हम सेकंड लेके चल रहे हैं, किलोमीटर के साथ हम क्या लेके चलेंगे, घंटा लेके चल रहे हैं। मतलब इसका जो वेग आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे किलोमीटर और घंटा दिया हुआ है तो मतलब वो इसी में आंसर लेना चाह रहा है, तो हम इसी में आंसर ले लेंगे। बाकी हम ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। 150 मतलब तय की गई दूरी बटे समय 5/2। ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 150 गुणा 2 300/5। 5 से काटेंगे 5 छिंगा 30, 0। यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं, यहाँ पर क्या आएगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं। तो ये आज जो थी आज की हमारी क्लास हो गई है। और अगर इसी तरीके की आपको और क्लासेस चाहिए, आप पूरा का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, आप NK रेलवे साइको क्लासेस नाम का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको पूरा थ्योरी, न्यूमेरिकल टेस्ट सब कुछ आपका लिया जाएगा। बाकी इसी तरीके की क्लासेस आपको फ्री में यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।